नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम फिर से चर्चा करेंगे छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित खंड काव्य आंसू में संकलित कुछ अंशों की, जिसके अंतर्गत हम नायिका अर्थात जयशंकर प्रसाद की प्रियतमा के नक्शिक वर्णन के अंतर्गत आज उनके वियोग, विरह के साथ साथ उनके प्रिय कानों तथा कोमल भुजाओं का वर्णन देखेंगे। जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रियतमा के नक्शिक वर्णन के अंतर्गत दांतों, आँखों, कपोलों, होठों आदि के रूप सौंदर्य का चित्रण करते हुए उनकी भुजाओं का, उनके कानों का सुंदर चित्रण हमारे सामने इन पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जो कि इस प्रकार से हैं। मुख कमल समीप सजे थे दो किसले से पुरैन के, जल बिंदु सदर्श ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। थी किस अनग के धनु की वह शिथिल सिंहंजनी दुहरी, अलबेली बाहुलता या तनु छवि सर की नव लहरी। इन पंक्तियों में कवि ने, जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रियतमा के कानों और भुजाओं का सुंदर उपमानों के माध्यम से चित्रण करते हुए हमें बताया है कि मुख कमल समीप सजे थे, कि उसकी प्रिया के मुख कमल के निकट ही कमल के सुकोमल पत्तों के समान दो किसले से पुरैन के, दो पत्तों के, कमल के दो पत्तों के समान दोनों कान सुशोभित हो रहे थे। मुख कमल समीप सजे थे, मुख रूपी कमल के समीप ही सुशोभित हो रहे थे दो किसले, दो पत्तों के समान, पुरहीन के, कमल के दो पत्तों के समान उसकी प्रियतमा के अर्थात नायिका के कान सुशोभित हो रहे थे। कवि स्पष्ट शब्दों में हमें बताना चाहता है कि उसकी प्रिया के मुख के रूपी कमल के समीप ही कमल के दो पत्तों के समान दो कान सुशोभित हो रहे थे। जल बिंदु सदस ठहरे कब, वे कान इतने सुकुमार हैं कि उनमें कभी किसी दुखी व्यक्ति की वेदना के स्वर उसी प्रकार से नहीं ठहर पाते हैं जिस प्रकार से कमल पत्रों के ऊपर जल के बिंदु नहीं ठहर पाते हैं। जल बिंदु सदस ठहरे कब उन कानों में दुख किनके, अर्थात कवि स्पष्ट रूप से हमें बता देना चाहता है कि जिस प्रकार से कमल के कोमल पत्तों के ऊपर जल की बूंदे क्षण भर के लिए भी नहीं ठहर पाती है, उसी प्रकार से उसकी प्रिया के कोमल कानों में किसी के दुख की बातें क्षण भर के लिए भी ठहर नहीं पाती है, रुक नहीं पाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उसकी प्रियतमा के कानों में किसी दूसरे व्यक्ति की वेदना को सुनने की क्षमता क्षण भर की भी नहीं है। प्रियतमा की भुजाओं का वर्णन करते हुए कवि आगे हमें बताता है, थी किस अनग के धनु की वह शीतल सिंहंजनी दुहरी, अलबेली बाहुलता या तनु छवि सर की नव लहरी। कवि उसकी भुजाओं का वर्णन करते हुए कहता है कि क्या वे किसी अशरीरी कामदेव के धनुष की ढीली की गई तथा धूरी की गई प्रत्यंचा थी किस अनग के धनु की, यानी कि उनकी भुजाओं का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उसकी प्रियतमा की भुजाएं किसी अनग अर्थात कामदेव के अशरीर वाले, जिसका शरीर दिखाई न दे, ऐसे अदृश्य कामदेव के धनुष की ढीली की गई तथा वह शीतल सिंहंजनी धूरी तथा धूरी की गई प्रत्यंचा थी। अलबेली बाहुलता या तनु छवि सर की नव लहरी, क्या वे अनु की बाहु रूपी लताएं थी अथवा शरीर रूपी तनु छवि सर की नव लहरी, अथवा शरीर रूपी सरोवर से उठने वाली पतली नई जल लहरें थी। अर्थात प्रिया की बाहुलताएं कमनीय थी। कहने का तात्पर्य यह है, कवि हमें स्पष्ट रूप से अपनी प्रिया की भुजाओं का चित्रण करते हुए हमें बताना चाहता है कि उनकी प्रिया की जो भुजाएं थी वह किसी अशरीरी कामदेव के धनुष की ढीली की गई तथा दूरी की गई प्रत्यंचा के समान कोमल और मुलायम थी। वह अनु की बहुरूपी
लताएं थी, अर्थात वो उसकी प्रिया की दोनों भुजाएं लताओं के समान कोमल थी, या वह प्रतीत होती थी शरीर रूपी सरोवर से उठने वाली पतली नई जल लहरों के समान। अर्थात कवि यहाँ बताना चाहता है कि जिस प्रकार से सागर के अंदर, सरोवर के अंदर जल की सुनहरी धीरे धीरे चलने वाली लहरें उठा करती हैं और वह सुशोभित होती रहती हैं, उसी प्रकार से उसकी प्रिया के कोमल शरीर के ऊपर वह दोनों ही भुजाएं लहरों की भांति सुशोभित हो रही थी। तो यहाँ पर कवि ने अपनी प्रियतमा के कानों की और भुजाओं की सुंदरता का सजीव चित्रण करके नक्शिक वर्णन की परंपरा का सुंदर रूप से, सफल रूप से हमारे सामने प्रयोग किया है। कवि ने यहाँ पर प्रिया के स्वभाव में इतनी संवेदनशीलता हमें बताई है कि वह कभी किसी के दुख दर्द की बात को सुनना भी नहीं चाहती है। उसकी भुजाएं प्रेम बंधन हेतु कामदेव द्वारा प्रदत्त दोहरी डोरी के समान हैं, उनमें प्रेमावेश का सहज आकर्षण है। इस पद्यांशों में या इन पंक्तियों में कवि ने उपमा, रूपक और संदेह अलंकारों का सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत किया है।